हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपलीमेटिक्स। ईसीजी कोई सिर्फ छोटा सा पेपर या ग्राफ नहीं है। ये हार्ट से रिलेटेड डिसीज को तुरंत पता लगाने के काम आता है। हर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ईसीजी रीड करने आना ही चाहिए। अगर आप पहली बार ईसीजी सीख रहे हैं या बेसिक के साथ सीखना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पहले सीखेंगे हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है, फिर ईसीजी ग्राफ के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, थोड़ा जानकारी ईसीजी लीड्स के बारे में लेंगे, फिर ईसीजी रीडिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। आइए पहले समझते हैं हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है। हार्ट में कंडक्शन को समझने से पहले आपको हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हार्ट की स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। मान के चलिए हार्ट एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं। नीचे में 2 कमरे का दीवार थोड़ी मोटी है। ऊपर के 2 कमरों का नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। नीचे के 2 कमरों का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में जो 2 रूम है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में 2 दरवाजे हैं। इसको हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। राइट में जो 2 कमरे हैं, इनके बीच में जो 3 दरवाजे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। खैर, इन दोनों दरवाजों से अभी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे घर के हर कमरे में हमें इलेक्ट्रिसिटी जरूरी रहता है, वैसे ही हार्ट के चारों कमरों को भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होता है। आप घर में देखे होंगे, हमारे घर में एक मेन स्विच बोर्ड होता है, वहां से वायर्स के थ्रू बाकी सारे कमरे में इलेक्ट्रिसिटी जाता है। ठीक वैसे ही हार्ट में भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है मान के चलिए। ये बोर्ड करंट को खुद से जनरेट करता है और वायर यानी कि नर्व के थ्रू बाकी सारे कमरे में करंट को भेजने का काम करता है। इस करंट को यहाँ पर हम इम्पल्स बोलते हैं और इस वायर को यहाँ पर नर्व बोलते हैं। ये वाला स्विच बोर्ड हमारे घर के स्विच बोर्ड से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये बड़ा बोर्ड खुद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और ऊपर के 2 कमरों में करंट को भेज देता है। ऊपर के 2 कमरे लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम में जब करंट पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आर्ट्रियम डीपोलराइज हो गया या आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। ये बड़ा बोर्ड करंट को वायर के थ्रू एक और जगह भेजता है, यहाँ पर छोटे बोर्ड के पास। ये छोटा बोर्ड नीचे के 2 रूम्स को करंट सप्लाई करने में हेल्प करेगा। ऊपर के इस बड़े बोर्ड का नाम है एसए नोड और इस छोटे वाले बोर्ड का नाम है एवी नोड। एवी नोड के जस्ट नीचे में एक वायर आता है जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर डिवाइड हो जाता है लेफ्ट इंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टेरियर फेसिकल में। एसए नोड से एवी नोड में जब इम्पल्स आता है तो नीचे बंडल ऑफ हिस से होते हुए ये पूरे वेंट्रिकल के वॉल में चला जाता है। एंड में छोटे छोटे वायर्स या नर्व रहते हैं, इनका नाम है पुर्किंजे फाइबर्स। इसके बाद वेंट्रिकल्स में करंट वापस से कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो फाइनल ये हुआ, ऐसे नोड से इम्पल्स आया आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम को डीपोलराइज किया और साथ ही एवी नोड में भी गया। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से होते हुए सारे वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल को डीपोलराइज किया, फिर थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन भी हो गया। ये वाला प्रोसेस हार्ट में कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप इस चीज़ को इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे ऐसे नोड से आर्ट्रियम को डीपोलराइज करते हुए एवी नोड में जा रहा है, फिर एवी नोड से वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ऐसे से एवी, एवी से पूरे वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल रीपोलराइज भी हो रहा है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऐसे नोड से जब एवी नोड में जा रहा है तो एवी नोड के बाद तुरंत वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा, थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए करंट वहाँ पर रुक रहा है। इसको हम बोलते हैं एवी नोडल डिले, यानी एवी नोड में थोड़ा देर के लिए करंट को रोक देता है, थोड़ा सा डिले कर देता है। और एवी नोड इम्पल्स को बोलता है। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, एक और चीज जानना जरूरी है कि सिर्फ ऐसे नोड ही इम्पल्स को जनरेट करता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एवी नोड भी जनरेट कर सकता है, बंडल ऑफ हिस भी कर सकता है, पुर्किंजे फाइबर्स भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नोड ही जनरेट करके इम्पल्स को भेजता है। तो अगर बाई चांस ऐसे नोड ब्लॉक हो गया या काम करना बंद कर दिया तो उस केस में एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, ये सब इम्पल्स जनरेट करेंगे और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराएंगे। तो हार्ट बीट तो करेगा लेकिन अपने नॉर्मल रिदम या जिसको साइनस रिदम बोलते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम में बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली इन सब का बाप ऐसे नोड है जो इनको करंट जनरेट करके बाकी सबके पास भेजता है और इनको कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अरे एडिटर, ठीक है आगे देखते हैं ईसीजी वेव्स के बारे में। ईसीजी का पी वेव जो है ये हमें दिखाता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को, क्यूआरएस वेव हमें दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, टी वेव हमें दिखाता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। पी से क्यू तक के डिस्टेंस को पीआर सेगमेंट बोलते हैं, एस से टी तक के सेगमेंट को एसटी सेगमेंट बोलते हैं। पी वेव और पीआर सेगमेंट को एक साथ पीआर इंटरवल बोलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ क्यू से लेकर टी तक को क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। इसी चीज़ को आप इस एनिमेशन से भी अच्छे से देख सकते हैं। ये एक ईसीजी ग्राफ है, आइए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोई भी ग्राफ के बारे में अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें पहले जानना होता है कि उसके एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। इसका एक्स एक्सिस डिनोट करता है टाइम को और वाई एक्सिस डिनोट करता है वोल्टेज को।
ईसीजी को जब हम देखते हैं हमें बहुत सारे लार्ज बॉक्सेस दिखाई देते हैं, इनके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारी स्मॉल बॉक्सेस दिखाई देते हैं। लार्ज बॉक्स अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस में इसका लेंथ रहता है 5 mm जो कि दिखाता है 0.2 सेकंड को। वाई एक्सिस में इसका लेंथ रहता है 5 mm जो कि दिखाता है 0.5 मिलीवोल्ट को। एक लार्ज बॉक्स के अंदर में 25 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। एक स्मॉल बॉक्स का अगर मैं बात करूं, इसके एक्स एक्सिस में लेंथ रहता है 0.1 mm जो कि दिखाता है 0.04 सेकंड को, और वाई एक्सिस में रहता है 0.1 mm लेंथ जो कि दिखाता है 0.1 मिलीवोल्ट को। ये डेटा आपको याद रखना है। ईसीजी जो पेपर स्पीड से प्रिंट होता है उसका स्पीड रहता है 25 mm पर सेकेंड। इतना जानकारी के साथ अब अगर मैं एक ईसीजी को देखता हूँ तो इसमें मुझे दिखता है कि अरे ये 1 क्या लिखा है, 2, 3, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V6 तक ये सब क्या है? ये सारे लीड्स के नाम है। और एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 12 लीड्स होते हैं और ये 12 के 12 लीड अपना पर्सनल अलग अलग रीडिंग देते हैं। इसलिए अब हम लोग थोड़ा जानकारी लीड्स के बारे में ले लेते हैं जो कि हमें ईसीजी समझने में काम आएगा। लीड्स का पहला टाइप है बाईपोलर लिम्ब लीड, जिसमें पहला है लीड 1। ये जुड़ा रहता है राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ। इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लीड 2 का अगर मैं बात करूं, ये जुड़ा है राइट हैंड से लेफ्ट लेग में। इसका वेक्टर डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस डायरेक्शन में 60 डिग्री पर। ऐसे ही लीड 3 है लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग की तरफ। इसका भी हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 120 डिग्री पर। अगला टाइप का लीड है ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। इसमें पहला है AVF, F यानी कि फीट की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा और ये लीड 1 से 90 डिग्री एंगल पर रहता है। इसका हम लोग वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं साथ में, ये 90 डिग्री पर। अगला है AVL, L मतलब ये लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में रहता है और ये लीड 2 के 90 डिग्री पर रहता है। इसका भी वेक्टर डायग्राम हम लोग यहाँ बना लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस से -30 डिग्री पर रहता है। अगला लीड है इसमें AVR जो कि नाम से लग रहा है R फॉर राइट की तरफ रहेगा और लीड 3 के परपेंडिकुलरली रहेगा। इसका भी हम लोग वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस से -150 डिग्री पर है। इन लीड के पोजीशन से आप इनका मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लो लीड 1 है, ये हार्ट को कुछ ऊपर से देखेगा इधर की तरफ, और लीड 2 जो है हार्ट को इधर से देखेगा, और लीड 3 जो है हार्ट को इधर से देखेगा। अब अगर मान लो हार्ट के इंफीरियर वॉल में नीचे की तरफ कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो इसको कौन से लीड शो करेगा? लीड 2, लीड 3 और AVF। ईसीजी में ये तीनों लीड्स हार्ट के इंफीरियर वॉल में जब प्रॉब्लम आएगा उसको बताएंगे। और इस कंडीशन में ऊपर के लीड्स तुम लोग क्या बताओगे? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं अरे वितल थांबा भाई, तू टी सीरीज का स्ट्राइक पड़वाएगा आज मेरे चैनल पे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का लीड है चेस्ट लीड्स। ये V1 से V6 तक रहता है। इनका पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पर इनको अटैच किया जाता है। इस डायग्राम में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। V1 लीड जो है राइट से हार्ट को दिखता है, V4, V5, V6 ये लेफ्ट से हार्ट को दिखता है, V2 और V3 जो है इंटीरियर साइड से हार्ट को दिखता है। यही चीज़ आपको इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। AVR और V1 ये राइट तरफ से हार्ट का रीडिंग लेते हैं, V4, V5, V6, AVL ये लेफ्ट तरफ से हार्ट का रीडिंग लेते हैं, लीड 2, 3 और AVF इंफीरियर साइड से हार्ट का रीडिंग लेते हैं, V2 और V3 इंटीरियर तरफ से हार्ट का रीडिंग लेते हैं। तो हार्ट के कौन से वॉल में क्या प्रॉब्लम है ये सारे लीड्स उसको बता सकते हैं। इस डायग्राम से भी आप इस चीज़ को 3D में समझ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, अगर मान लो इम्पल्स राइट की तरफ जा रहा है तो राइट में लगा हुआ लीड उसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा। अगर इम्पल्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो राइट में लगा हुआ लीड उसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। यानी इम्पल्स जब लीड के पास जा रहा है तो उसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इम्पल्स अगर किसी लीड से दूर जा रहा है उसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये हार्ट है, ये रफली डायरेक्शन में बना दिया आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन का और ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का रफली डायरेक्शन। अगर अब मैं लीड 2 का बात करूं जो कि इसी के डायरेक्शन में ही है, तो P वेव जो कि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को दिखाता है इसका भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और QRS वेव जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दिखाता है इसका भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। यहीं पर अगर मैं ठीक उल्टा लीड में बात करूं AVR में जो कि लीड 2 के ठीक उल्टा में है, तो इसके लिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी इम्पल्स जा रहा है नीचे और ये लीड है ऊपर में, तो फिर P वेव भी हमें उल्टा दिखाई देगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और QRS वेव भी हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यही रीज़न है कि नॉर्मली अगर हम AVR लीड का रीडिंग को देखें तो हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन ही दिखाई देते हैं। अब देखते हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे P वेव के बारे में। P वेव 2.5/2.5 रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब इसका हाइट और इसका विड्थ दोनों के दोनों 2.5 mm के होते हैं या 2.5 स्मॉल बॉक्स के होते हैं। एक्स एक्सिस का अगर मैं बात करूं तो 0.1 सेकेंड का होता है और वाई एक्सिस का बात करूं तो 0.25 मिलीवोल्ट का होता है। इस ईसीजी में आप देख सकते हैं नॉर्मल P वेव मॉर्फोलॉजी कैसे रहता है। अगर इसका विड्थ
0.1 सेकेंड या 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए तो ये लेफ्ट आर्टेरियल इन्लार्जमेंट को शो करता है। ये दो केस में पॉसिबल है। अगर कुछ मिट्रल वॉल डिसीज हो गया है तो वहाँ से ब्लड पास नहीं हो पा रहा तो आर्टेरियम इनलार्ज होकर ब्लड को पुश करता है ताकि ज़्यादा ब्लड नीचे जाए। और दूसरा केस एलवी फेलियर जब होता है वहाँ पर लेफ्ट आर्टेरियम इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर इसका हाइट 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि इस ईसीजी में आप देख सकते हैं ये 5 स्मॉल बॉक्सेस है इसका हाइट, इसको हम बोलेंगे राइट आर्टेरियल इनलार्जमेंट हो चुका है, जो कि दो केस में हो सकता है, आरवी फेलियर में हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हो सकता है। अगला है पीआर इंटरवल, जो कि बना है पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट से। इसका नॉर्मल लेंथ है 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड या फिर 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। पीआर इंटरवल में पी वेव तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को दिखाता है, पर पीआर सेगमेंट कहाँ से आ रहा है, ये डिले हो क्यों रहा है? तो इसका रीज़न है आर्टेरिया टू एवी नोड जो ट्रांसफ़र होता है उसमें टाइम लगता है। एवी नोडल डिले, नॉर्मली एवी नोड थोड़ा सा लेट में कंडक्ट कराता है आगे चीज़ों को, इसको बोलते हैं एवी नोडल डिले। और एवी नोड इम्पल्स को बोलता है, रुको जरा, सबर करो। ये मेन रीज़न है पीआर सेगमेंट का। और एवी नोड से अपर पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस में आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये तीनों रीज़न की वजह से पी से आर में बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल लगता है, इसको हम पीआर सेगमेंट बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज है 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। अगर इसे ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं पीआर प्रोलॉन्गेशन हो गया। जैसे कि इस ईसीजी में हम समझने का ट्राई करते हैं, ये है पी वेव, ये क्यूआरएस और ये टी, ये फिर से पी वेव, क्यूआरएस और टी। स्टार्टिंग ऑफ पी से स्टार्टिंग ऑफ क्यू तक को हम लोग पीआर इंटरवल बोलते हैं। इसको अगर मैं गिनूँ तो ये 3 स्मॉल बॉक्स, बीच में एक लार्ज बॉक्स मतलब 5 स्मॉल बॉक्स गिनूंगा, फिर ये 4 स्मॉल बॉक्स, यानी टोटल 12 बॉक्सेस। बगल वाले का भी देखूँ, यहाँ भी पीआर इंटरवल 12 स्मॉल बॉक्सेस है। नीचे में हर जगह पीआर इंटरवल बहुत ज़्यादा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, और बाकी सारे लीड्स में भी पीआर इंटरवल बहुत ज़्यादा है। क्लियरली ये 5 स्मॉल बॉक्सेस है तो ज़्यादा ही है सब में, इसलिए इसको बोलेंगे पीआर प्रोलॉन्गेशन है। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले कैसे हो गया? तो नॉर्मली पीआर सेगमेंट में डिले होता है वो एवी नोडल डिले की वजह से मेनली होता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले हो गया, इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एवी नोड इम्पल्स को आगे नहीं जाने बोला देगा। धक्का बुक्की नहीं करने का। एवी नोड जब आगे इम्पल्स को ना जाने दे, इसको बोलते हैं कंडक्शन ब्लॉक इन एवी नोड हो गया है, या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं इसी को। तो ये ईसीजी था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का। अब आते हैं पीआर शॉर्टनिंग में। अगर नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स 3 से कम हो जाए तो बोलते हैं पीआर शॉर्टनिंग हो गया है। इस ईसीजी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे पी वेव जो है क्यूआरएस के साथ जस्ट चिपक गया जाके, पीआर में कोई इंटरवल है ही नहीं, लगभग 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर यहाँ पे पीआर में इंटरवल है। यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे पी वेव जो है क्यूआरएस से जस्ट जाके चिपक गया है, दोनों के बीच में इंटरवल बहुत कम हो गया है, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम या WPW सिंड्रोम। इस WPW को समझना बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहले देखते हैं नॉर्मल हार्ट में क्या होता था। ऐसे नोड से इम्पल्स जाता था एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से होते हुए पूरे वेंट्रिकल के वॉल में जाकर वेंट्रिकल को डीपोलराइज करता था। और WPW सिंड्रोम में क्या होता है, ये ऐसे नोड है, मान लीजिए कि इसमें नीचे के 2 कमरों को सप्लाई करने के लिए एक नया वायरिंग हो गया है, जिससे डायरेक्ट करंट बंडल ऑफ हिस में चला जाएगा और एवी नोड को करंट सप्लाई नहीं होगा। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे नोड अब इम्पल्स को एवी नोड को दे ही नहीं रहा और उससे क्या रे बोलता है, भिख मंगिया। इसलिए एवी नोड में जो नॉर्मल डिले हो रहा था जिसकी वजह से पीआर सेगमेंट बन रहा था, वो डिले अब नहीं हो रहा, वो पीआर सेगमेंट अब नहीं बनेगा। तो पी वेव के जस्ट बाद हमें तुरंत क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, क्योंकि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होते ही अब हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखने को मिलेगा। इसलिए इस ईसीजी में हमें दिखाई देता है कि पी वेव जो है जस्ट चिपका हुआ है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ पीआर शॉर्टनिंग बोलते हैं इसको। ये जो एक्स्ट्रा नर्व बना है इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। हाँ भाई, झूना सा मार लेके बॉस और बंदे को भी पॉल काटे। अरे लड़के नो घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल काटे। अब आ जाते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। V1 से लेकर V6 लीड तक नॉर्मल क्यूआरएस वेव कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नॉर्मल या नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का विड्थ 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर आता है। इस ईसीजी से आप देख सकते हैं ये 1 2 1 2, ये 2 स्मॉल बॉक्सेस हैं, यानी नॉर्मल या नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इनको। वाइड क्यूआरएस हम तब बोलते हैं जब 0.12 सेकेंड या 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो। वेरी वाइड तब बोलते हैं जब 0.16 सेकेंड या 4 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा विड्थ हो। इस ईसीजी को अगर हम देखें दोस्तों, इसमें लगभग 3.5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर कभी भी 3 to 4 स्मॉल बॉक्सेस आ जाए, इसको हम वाइड कैटेगरी में डालते हैं। इसका रीजन हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। साइड में अगर इस ईसीजी को अगर मैं देखूं, इसमें लगभग 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अगर 4 से ज़्यादा स्मॉल बॉक्सेस आ जाएं या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा आ जाए,
तो इसको हम बोलते हैं वेरी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसका रीज़न हो सकता है इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, एक्सेलरेटेड इडियो वेंट्रिकुलर रिदम या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसकी रीज़न की अगर हम बात करें तो इस पर एक नया वीडियो बना सकता हूं मैं 10 मिनट का। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं अरिथमिया टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से नीट, पीजी और INI CET एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं रेगुलरिटी ऑफ ECG पे। साइनस रिदम या नॉर्मल रिदम कब बोलेंगे? अगर सेम नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस आ जाए दो QRS के बीच में और हर पी वेव को फॉलो करे QRS, तब हम बोलते हैं साइनस रिदम या नॉर्मल रिदम। इसको चेक करने के लिए हम ECG के लीड 2 या जिसको रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं उसमें देखते हैं। आइए इस ECG से समझते हैं। इसमें दो QRS का अगर मैं बात करूं तो 18 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इन दो QRS के बीच में भी 18 स्मॉल बॉक्सेस, और यहाँ पर हर पी वेव को QRS फॉलो कर रहा है। फिर से पी वेव, फिर से QRS फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों रीज़न को जब जस्टिफाई कर दिया तब हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल रिदम है या नॉर्मल साइनस रिदम है। अब हम बात करेंगे रेट पर। इसको निकालने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है 1500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू QRS कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल साइनस रेट रहता है 60 to 100 बीट पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया हम बोलते हैं जब 60 पर मिनट से कम हो जाए। टैकीकार्डिया बोलेंगे जब 100 से ज़्यादा हो जाए। रेट चेक करने के लिए हम हमेशा लीड 2 को देखते हैं। नीचे में अलग से लीड 2 को हर ECG में बनाया जाता है। इस लीड 2 को रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। अब इसमें मैं चेक करूंगा दो QRS के बीच में कितना है, तो 3 लार्ज बॉक्स यानी 15 बॉक्स और 2 स्मॉल यानी टोटल 17 बॉक्स। आगे देखूं इन दोनों के बीच में 17, इन दोनों के बीच में 17, इनके बीच में भी 17 स्मॉल बॉक्स। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रेट का 1500 डिवाइड बाई 17 स्मॉल बॉक्स आया इसलिए डिवाइड बाई 17, तो 88 बीट पर मिनट जो कि नॉर्मल रेट है। अगर यही 60 से कम हो जाता तो मैं बोलता ब्रेडिकार्डिया, अगर 100 से ज़्यादा हो जाता तो मैं बोलता टैकीकार्डिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर। हचिंसन क्लिनिकल मेथड कहता है द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ECG मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्सिस। अब देखते हैं आखिर ये एक्सिस है क्या। ये है नेट डायरेक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर या इस साइड या इधर की तरफ। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस। ये जो वेक्टर डायग्राम हम बनाए थे इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर। इसको अब हम बोलते हैं हेक्सा एक्सियल रेफरेंस सिस्टम। ये हमें एक्सिस को बताने में हेल्प करता है। एक्सिस निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स निकालना पड़ेगा लीड 1, 2, 3 AVF और AVL में। चलिए इस ECG का हम लोग एक्सिस निकाल के देखते हैं। लीड 1 में इसके है QRS कॉम्प्लेक्स का हाइट 7 स्मॉल बॉक्स, लीड 2 में निकला 12 स्मॉल बॉक्स, लीड 3 में देखा तो 7 स्मॉल बॉक्स, लीड AVL में 2 स्मॉल बॉक्स, AVF में 10 स्मॉल बॉक्स। अब मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा हाइट किसका था, तो AVF का था 10 स्मॉल बॉक्स और लीड 2 का था 12 स्मॉल बॉक्स। इन दोनों का सबसे ज़्यादा था, लीड 2 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू AVF। अब इस वेक्टर डायग्राम को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा लीड 2 और AVF का है, यानी कि लीड 2 और AVF के बीच में हमारा एक्सिस है और लीड 2 का ज़्यादा बड़ा था इसलिए लीड 2 के थोड़ा पास रहेगा, यानी लगभग 70 और 80 डिग्री में आएगा। एक्सिस को हम नॉर्मल तब बोलते हैं जब 90 to 30 डिग्री हो या AVL और AVF के बीच में आए। उससे ऊपर वाले को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, उससे नीचे वाले को राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। तो इस वाले हमारे ECG का आया नॉर्मल एक्सिस। अब बात करते हैं QT इंटरवल के बारे में। ये रहता है QRS के शुरू से लेकर T वेव के लास्ट तक। इसके अंदर आता है QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट और T वेव। इसका नॉर्मल रेंज है 0.35 सेकेंड टू 0.45 सेकेंड, यानी 9 स्मॉल बॉक्स टू 12 स्मॉल बॉक्सेस। प्रोलॉन्ग्ड QT तब बोलेंगे जब 12 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाए। ये तब हो सकता है जब हाइपोकैलेमिया हो, रूमेटिक फीवर में हो सकता है, और ड्रग्स लाइक क्विनिडीन, एमियोडारोन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। QT शॉर्टनिंग तब बोलेंगे जब 9 स्मॉल बॉक्सेस से कम हो। ये हो सकता है जब हाइपरकैलेमिया हो या डाइजॉक्सिन थेरेपी पे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ST सेगमेंट पे। S वेव जहाँ खत्म होता है उस पॉइंट को हम J पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से लेकर स्टार्टिंग ऑफ T वेव के बीच को हम बोलते हैं ST सेगमेंट। जब ये ST सेगमेंट अपने आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में रहे तो बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक ST सेगमेंट या नॉर्मल ST सेगमेंट। अगर ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर चला जाए और मोर देन 2 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर चला जाए तो बोलते हैं ST एलिवेशन हो गया है। अगर यही आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे चला जाए और मोर देन 2 स्मॉल बॉक्सेस नीचे चला जाए तो ST डिप्रेशन बोलते हैं। ST एलिवेशन के मेजर रीजन हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI, वेरिएंट एंजाइना या पेरिकार्डाइटिस। और भी रीजन हो सकते हैं। ST डिप्रेशन के कॉमन रीजन हो सकते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया, डाइजॉक्सिन थेरेपी, हाइपोकैलेमिया।
इस निमोनिक से आप याद रख सकते हैं ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन का DDs। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये वावा में भी काम आएगा, डायग्नोसिस में भी काम आएगा। आइए इस ECG को देखते हैं। इसमें लीड 2 में मुझे ST एलिवेशन दिखाई दे रहा है, लीड 3 में भी दिखाई दे रहा है और लीड AVF में भी ST एलिवेशन दिखाई दे रहा है। लीड 2, 3 और AVF। अगर मैं वेक्टर डायग्राम को देखूं तो 3, AVF और 2 ये तीनों लीड मुझे इंफीरियर साइड को दिखाते हैं, यानी कि हो सकता है हार्ट के इंफीरियर वॉल में MI हो। और आप देख सकते हैं इस ECG के बाकी सारे लीड्स में ST एलिवेशन नहीं है। इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये ECG पॉसिबली इंफीरियर वॉल MI का है। इस ECG को देख के पेशेंट का तुरंत एंजियोग्राफी कराया जाता है, क्योंकि उससे कंफर्म पता चल जाता है कि कौन से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है। क्या आपको पता है कि ECG को भी देख के प्रोबेबली बताया जा सकता है कि कौन से आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है, इसीलिए ECG को पुअर मैन्स एंजियोग्राफी भी बोला जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे ECG को देख के बताया जाए कि कौन से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है और कौन से वॉल का MI है, इसको भी पता करेंगे। इस वीडियो को मैं एंड करूंगा रतन टाटा जी के इस फेमस कोट से, जिसमें वो कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा लाइन का मतलब तो ECG में भी मृत्यु होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट मुझे जरूर बताएं। याद रखिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने NIS का निमोनिक्स बताया है, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कौन से उम्र के बच्चों को कौन सी वैक्सीन कहाँ पर और कैसे लगानी है। अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।